भी फील हो रहा है। हालांकि लास्ट सेमेस्टर बिल्कुल ठीक था, मतलब लास्ट सेमेस्टर में कोई एक्स्ट्रा वीक्स नहीं थे, इस सेमेस्टर में जरा एक्स्ट्रा वीक्स थे शायद, पता नहीं कौन थे। किसने ज्वाइन क्यों नहीं किया अभी तक? वो देख रहे थे ना, आपकी ही क्लास है। ये टॉपिक मैंने कहा भी था लास्ट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आना शुरू हो गया, 3 लोग हो गए। इतनी ज्यादा
उससे ही अपडेट कर सर तीन जाने शब्द पीछे वाले क्या ये कहाँ आ रहा है? आईसीटी का करवा रहे हैं तो क्या करना है आपको क्या ही करते हैं अच्छी बात है। अब करवा रहे हैं मुझे तो नहीं आई ईमेल कभी मिला यार मुझे तो नहीं आई ज्वेलरी से आई है नहीं मुझे नहीं आई थी अच्छा जी स्टूडेंट्स इतने कम में मैं क्या करूँ अच्छा कोई इनविटेशन तो आई थी ठीक है। सॉफ्टवेयर का एआई कंपटीशन है सॉफ्टवेयर का है मैं उसको भी करा रहा हूं एआई का है कोई टीम मैं करा रही हूँ हाँ जी अब पूरा सर जी आप पूरा सीख हो गया मेरे पास सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं 2 ग्रुप्स रखने की जगह सिर्फ तो पहले आप करा रहे हैं जी जी ठीक है आप किस में करना चाहते हैं
अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आज बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, क्या चक्कर है? पढ़ पढ़ के थक गए हैं, बट दिस वाज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसमें से तो एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एग्जाम में आएगा। जी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। चले जी ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने काफी वेट कर लिया स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स अगर नहीं आए तो क्या कर सकते हैं। सो लास्ट टाइम हम पढ़े थे जी, क्या पढ़े, लॉजिकल एजेंट्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। हमने वो देखा था, बीस्ट वाली प्रॉब्लम देखी थी। बीस्ट वाली हमने कुछ प्रॉब्लम देखी थी, और हमने ये देखा था कि प्रोपोजिशन जो है मैंने आपको ये करवा दिया था, इसके ऊपर कुछ सॉल्विंग करवाई थी मैंने आप लोगों को। ये कैसे पता चलेगा पिट कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, ये कुछ करवा दिया था आपको। ठीक है, सो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा और रिवाइज कर देती हूँ। प्रोपोजिशंस देखी थी। प्रोपोजिशंस हमने कहा था कि एक ऐसी चीज होती है जिसकी या तो ट्रुथ वैल्यू होती है, मतलब या तो वो ट्रू होती है या तो वो फॉल्स होती है, और वो कोई फैक्ट होती है। ठीक है, और जो लॉजिकल एजेंट्स होते हैं हमारे, उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, और उसके ऊपर उन्होंने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमने पढ़े थे, एंड है, और है, नॉट है, एक्स और है, ठीक है, इम्प्लीकेशन है, और फिर हमारे पास बाय कंडीशनल है। ये सब चीजें उन्होंने यूज करके उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी होती है, और उससे कोई नई इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। आपने याद होगा आप लोगों ने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में, अगर आपने कभी पढ़ा हो कि बारिश होगी तो हम बारबेक्यू नहीं करेंगे, बारिश होगी तो हम बारबेक्यू करेंगे, अगर नहीं होगी तो हम क्रिकेट खेलेंगे, और फिर ऐसा होगा वैसा होगा, और एंड पे आपने कंक्लूजन निकालना होगा उसका। ठीक है, तो इसी तरह की चीज है। अभी बहुत स्मॉल लेवल पर आपको बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत ह्यूजली सिस्टम्स फॉलो होते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं। ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने कहा था जी कि यहाँ पर स्टार्ट कर हमारा एजेंट खड़ा हुआ, ठीक है, और वो अप जा सकता है या वो डाउन जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट पे वो खड़ा हुआ है, स्टार्ट वाला क्योंकि वो खड़ा हुआ है और उस पर किसी ने कोई अटैक नहीं किया या किसी गड्ढे में नहीं गिरा, तो दैट मीन्स के स्टार्ट वाला जो सेल था दैट वाज सेफ। ठीक है, अब वो यहाँ से किधर जा सकता है जी, अप जा सकता है या राइट जा सकता है। वो कैसे डिटरमिन करेगा कि दोनों में से कौन सा सेफ है? क्या दोनों के दोनों सेफ हैं? दोनों सेफ क्यों है? ना स्टेंच आ रही है हमें इन दोनों में से कहीं से। अगर यहाँ पर वंपस होता तो हमें स्टेंच आ रही होती है, अगर यहाँ पर फिट होता तो हमें यहाँ पर ब्रीज आ रही होती। हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें कुछ भी फील नहीं हो रहा, दैट मींस के दोनों में से हर जो दोनों के दोनों सेल्स हैं दे आर सेफ। सो हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पर जाते हैं। जब हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें क्या फील होगा? ब्रीज फील होगी। ब्रीज फील होने का क्या मतलब? या तो यहाँ पर फिट है या फिर यहाँ पर फिट। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से किस जगह पर फिट है? हम वापस इधर चले जाएंगे। जब हम इधर जाएंगे तो क्या होगा कि हमें यहाँ पे ब्रीज फील नहीं हो रही, दैट मीन्स कि यहाँ पर फिट नहीं है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिट है, इसको हम आइडेंटिफाई कर देंगे। ठीक है, और अब हमने इसको भी विजिट कर लिया, इसको भी विजिट कर लिया। ठीक है, अब क्या है जी के हमें यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें स्टेंच फील हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ वंपस मौजूद है या फिर यहाँ वंपस मौजूद है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि वंपस दोनों में से किस जगह पर मौजूद है? इधर मौजूद है या इधर मौजूद है? यहाँ पर जब हम खड़े थे, अगर आप याद करें, जब हम यहाँ पर खड़े थे तो यहाँ पर सिर्फ हमें ब्रीज आ रही थी। अगर वंपस इधर खड़ा होता तो हमें स्टेंच फील होती। दैट मीन्स कि ये सेल जो है ये भी सेफ है। ठीक है, तो अब हम जो है या क्या कर सकते हैं, हमने ये डिटरमिन कर लिया कि ये तीनों सेल जो है दे आर सेफ। अब हम चाहे यहाँ से इधर आ जाए, चाहे हम यहाँ से इधर आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब खड़े हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम खड़े हुए हैं तो यहाँ पर हमें ग्लिटर फील हो रहा होगा। ठीक है, ग्लिटर फील होने का मतलब ये है कि या तो यहाँ पर गोल्ड पड़ा हुआ है या फिर यहाँ पर गोल्ड पड़ा हुआ है या फिर यहाँ पर गोल्ड पड़ा या फिर यहाँ पर पड़ा। ठीक है, यही हो सकता है ना। यहाँ पर नहीं था हमें पता है, यहाँ पर भी नहीं था हमें पता है, अब ये दोनों रह गए। ठीक है, सो यहाँ पर जाकर जब हम देखेंगे तो हमें गोल्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें गोल्ड मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये तो था हमारा काम जो कि हमने किया जुबानी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये काम जो है हम किस तरह से कर सकते हैं लॉजिकल। ठीक है, सो अगर हम कहते हैं कि किसी एक भी सेल में फिट है तो उसके जितने भी आसपास वाले सेल्स होंगे उन सब। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ रही है? जी मैम। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि किसी एक भी हमारे सेल के अंदर फिट है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो एडजेसेंट सेल्स हैं उसके अंदर हमें ब्रीज फील हो रही होगी। ठीक है, सो अगर मैं कहती हूँ फिट 1-1, इसका क्या मतलब? 1-1 के अंदर हमारे पास फिट है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास फिट है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इधर और इधर ब्रीज होगी। ठीक है, मैं अभी हाइपोथेटिकल बना रही हूँ, यहाँ पर फिट मौजूद है या नहीं है हम उसको नहीं देख रहे, अभी मैं सिर्फ आपको लिखना सिखा रही हूँ। तो हम कह सकते हैं कि 1-2 सॉरी ब्रीज होगी बी। ठीक है, 1-2 पे ब्रीज होगी या 2-1 पे ब्रीज होगी और बीच में क्या आएगा? कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है? और का लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने इक्वल लिखा था, ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि हम लॉजिक में काम कर रहे हैं, लॉजिक में इक्वल नहीं होता। सो हम कहते हैं कि अगर फिट है 1-1 पे तो या तो इधर ब्रीज होगी या इधर ब्रीज होगी। तो इधर क्या है? इधर कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है? इम्प्लाइज। ठीक है, कि अगर यहाँ फिट है तो फिर अगर यहाँ फिट है, if there is fit in this location then there will be breeze in either this location or this location। ठीक है, अच्छा लेकिन हम ये बात उल्टा भी तो कर सकते हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर इधर ब्रीज है या इधर ब्रीज है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास फिट है। ऐसा हो सकता है? दोनों तरफ से इसे जो ये है ये इम्प्लाइज दोनों तरफ से हो सकता है, ये कंडीशन दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो सकती है कि अगर यहाँ पर फिट है तो यहाँ या यहाँ पर ब्रीज होगी। ठीक है, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ब्रीज है तो अगर यहाँ या यहाँ पर ब्रीज है तो इसका मतलब है यहाँ पर फिट होगा। ऐसा भी कह सकते हैं, हम दोनों तरफ से कह सकते हैं, फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, बैकवर्ड भी कह सकते हैं। जब हम फॉरवर्ड इंप्लाइज भी कर सकते हैं और हम बैकवर्ड इंप्लाइज भी कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं बाय कंडीशनल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा इंप्लाइज नहीं आएगा, हमारे पास बाय कंडीशनल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों चीजें जो हैं एक दूसरे को डिटरमिन कर रही है। अगर फिट है किसी जगह पे तो उसके एडजेसेंट सेल पे ब्रीज है, अगर किसी लोकेशन पर ब्रीज है तो उसके एडजेसेंट सेल पे फिट पड़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई इशू या कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई इशू या कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, सो आगे चलते हैं हम लोग। ये जो मैंने आपको बताया है ये मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है। ठीक है, कि अभी जो काम हमने बैठकर यहाँ पर सॉल्व किया है उसको आपने लिखना कैसे है, क्योंकि जब आप लिखेंगे इसको लॉजिकल टर्म्स में तो ही आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी सॉल्विंग जो है आप तभी करेंगे। ठीक है, अच्छा और जो सॉल्विंग करनी है हमने या इनको लिखना है, लिखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास निगेशन यूज हो सकती है, कंजंक्शन है यानी कि एंड, डिसजंक्शन है यानी कि और, इम्प्लीकेशन है, इम्प्लाइज, बाय कंडीशनल है जो मैंने अभी आपको बताई कि दोनों तरफ से कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो उसको हम बाय कंडीशनल कहते हैं। ठीक है, अच्छा पी एंड क्यू कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू होते हैं। पी और क्यू कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू, कोई एक भी ट्रू होता है। पी इंप्लाइज जो है तब ट्रू होता है जब पहला फॉल्स हो अगला ट्रू हो, और बाय कंडीशनल दोनों ट्रू होते हैं तो फिर हमारे पास ट्रू होता है। ठीक है, इसमें मैंने बाय कंडीशनल लिखी है, ये बाय कंडीशनल है, इधर और आएगा।
देखो अगर यहाँ पर पिट है ना P11 पे, तो इसका मतलब है कि या तो इधर ब्रीज होगी या इधर ब्रीज होगी, हमें पता नहीं है अभी, हम सिर्फ अगर मगर की बात करें। अगर पिट है यहाँ पर तो इधर ब्रीज होगी या इधर ब्रीज होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर ब्रीज होगी या यहाँ पर ब्रीज होगी तो यहाँ पर पिट होगी। जैसे आप देखो कि हम यहाँ पर खड़े हुए थे, इस लोकेशन पे जब हम खड़े हुए थे, जब हम इस लोकेशन पे खड़े हुए थे हमें ब्रीज फील हो रही थी, ठीक है। और हमने कहा था कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पिट है या यहाँ पर पिट है, ठीक है, हमें पक्का नहीं पता था। इसी तरह से हमें ब्रीज के बारे में भी हम कह सकते हैं कि ब्रीज जो है अगर यहाँ पर पिट है तो यहाँ पर ब्रीज होगी, यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी, ठीक है। इन तीनों जगहों पर ब्रीज होगी, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि एक्चुअली पिट कहाँ पर है, ठीक है। तो हमने अपने पास इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है कि अगर यहाँ पर ब्रीज है या यहाँ पर ब्रीज है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पिट मौजूद है, बट वी आर नॉट श्योर। अभी हमें ये नजर आ रहा है, यहाँ वी आर स्टिल नॉट श्योर कि यहाँ पर होगा क्या। अच्छा जी, सो ये चीज मैंने आपको बता दी है कि एक्स वाई लोकेशन को पॉइंट आउट करता है, पी का मतलब है पिट, डब्ल्यू बम्पस, बी ब्रीज, एस स्टेंच, ठीक है। सो अगर आपने लिखना है देयर इज नो पिट इन 1-1 तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है जो आपको बताई है, ठीक है। डबल निगेशन है, कंट्रापोजिशन है। कंट्रापोजिशन का मतलब ये होता है कि एक इम्प्लीकेशन इक्वल होती है अपने आप के अगर हम दोनों का निगेशन करते हैं और दोनों की जगह चेंज करते हैं, ठीक है। इम्प्लीकेशन को अगर आपने सॉल्व करना है तो इस तरीके से उसको आप सॉल्व करते हैं। बाय कंडीशनल जो है, बाय कंडीशनल में कंडीशनल्स को हम खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं और बीच में एंड लगा देते हैं। डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है जी, निगेशन बाहर होती है वो अंदर आ जाती है और साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह से ये वाला डिमॉर्गन लॉ है। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि ये एंड हो गया इसके साथ, ये एंड हो गया इसके साथ, ठीक है, और ये और जो है ये बीच में आ गया। फिर ये और हो गया इसके साथ, ये और हो गया इसके साथ, ये दो और चीजें की आ गई टर्म्स, और एंड जो है दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, फिर अभी जो सारा कुछ हमने लिखा है, वो जो हमने कंडीशन लिखी थी बाय कंडीशनल, उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए ये पीछे वाले रूल्स यूज होते हैं और फिर ये कुछ इन्फ्रेंस रूल्स आ जाते हैं जो इसके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो एक रूल है हमारे पास ये वाला जिसको हम कहते हैं मॉडस पोनेंस, ठीक है। ये बड़े पुराने रूल्स हैं। ये मॉडस पोनेंस जो है आई थिंक ये सोक्रेटिस ने प्रेजेंट किया था, यानी कि ये इतना पुराना है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं जी, अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पास एक टर्म आ रही है अल्फा इंप्लाइज बीटा और अल्फा, ठीक है, तो कॉमा का मतलब होता है एंड। अगर आपके पास दो इस तरह की प्रोपोजिशन मौजूद हैं जिसमें अल्फा इंप्लाइज करता है बीटा को और अल्फा सिंगल हैंडेडली मौजूद है, तो उसका रिजल्ट हमेशा से बीटा आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देती हूँ। आप कहते हैं if x is man, बीटा है जी x is motor, ठीक है। और फिर आप कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी Ali is a man, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा? इफ x is a man, x is motor, x में हमने अगर अली को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, अली इज अ मैन, तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए आपके पास अगर आप मॉडस पोनेंस को यूज करें? ये दोनों चीजें क्या बना रही हैं? अल्फा इंप्लाइज बीटा, और ये क्या चीज है? ये अल्फा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? नजर ही नहीं आ रहा, सॉरी, वो उन बच्चों को नजर आ रहा होगा ना।
अब देखो तो रिजल्ट क्या आएगा सारी चीज का। अली क्या होगा, अली एक मैन है तो फिर अगला क्या होगा, हमने कहा है कि इफ समवन इज अ मैन ही इज मोटल, अली इज अ मैन देन अली इज मोटल। वो कहाँ से आया, वो क्या चीज है, वो हमारे पास बीटा है। ठीक है, सो रियल लाइफ में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर आ गया इसके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई मसला तो नहीं हो रहा, समझ आ रही है उनको? नहीं मैम समझ आ रही है। नो कि यस? यस मैम। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका ये भी होता है कि अल्फा इंप्लाइज बीटा एंड अल्फा। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंप्लीफाई करने का, निगेशन ऑफ अल्फा और बीटा और एंड क्या आ जाएगा आपके पास अल्फा। अब आपके पास दो डिफरेंट साइंस हैं, एसोसिएटिव लॉ नहीं लगेगा, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। सो एंड अल्फा, ठीक है, यानी कि ये चीज क्या होगी, ये एक दफा इसके साथ एंड होगा और एक दफा ये बीटा के साथ एंड होगा। निगेशन ऑफ अल्फा एंड अल्फा, ठीक है, और अल्फा एंड बीटा, और इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में साइन कौन सा आएगा, ये वाला साइन आ जाएगा, और का साइन आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये निगेशन अल्फा एंड अल्फा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इनका रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक है, इस बात से एग्री करते हैं सब लोग, इनका रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। जीरो मतलब फॉल्स होता है ना, इनका रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। फॉल्स को अगर आप किसी भी चीज से और करें तो क्या होता है, वो चीज रिटेन रहती है, वो चीज क्या होती है, रिटेन रहती है हमेशा। ठीक है, सो ये चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास बच गया अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा जो है वो आपके पास अगर बच गया है, ठीक है, और अल्फा एंड बीटा बचने का मतलब ये है कि ये दोनों चीजें हमेशा ट्रू होंगी। अगर आपके पास ये एक वैलिड आर्गुमेंट है तो इसका मतलब है कि अल्फा एंड बीटा का रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज हमेशा इक्वल होंगी, तो हम यहाँ पर इनको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। अदरवाइज अगर हम कहते हैं कि एक भी फॉल्स होगी तो ये सारा फॉल्स होकर खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमें पता है कि दोनों वैल्यूज जो हैं उनकी वैल्यूज, दोनों जो वेरिएबल्स हैं अल्फा एंड बीटा, उनकी वैल्यूज सेम है, तो हम उनमें से किसी एक वैल्यू को भी रख सकते हैं। दोनों को रखना जरूरी तो नहीं है ना, किसी एक को भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्फा को खत्म कर देंगे और हमारे पास जो है वो बीटा रहता है। ठीक है, और अगर आप देखें तो एक और आपका रूल है जिसको हम कहते हैं एंड एलिमिनेशन, और उसके अंदर आप क्या करते हैं, किसी भी जब दो चीजें एंड हो रही होती हैं उनमें से किसी भी एक वेरिएबल को आप जो है खत्म कर देते हैं और दूसरा वेरिएबल जो है आपके पास रह जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है जी, इसकी एग्जांपल ये है कि वम्पस अहेड एंड वम्पस अलाइव। अगर आपको पता है कि वम्पस जो है आगे है आपके और वम्पस अलाइव है, तो सिर्फ इतना कहना भी काफी है कि वम्पस अहेड, वम्पस आपके आगे है। अगर वम्पस आपके आगे है तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि वम्पस जिंदा भी है। ठीक है, सो ये है जी एंड इम्प्लीकेशन, जिसमें हमने जी हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट एफ। अच्छा, इफ वम्पस अहेड एंड वम्पस अलाइव देन शूट। ठीक है, हाँ क्या हुआ, तो अगर आपको पता है कि आपको एक रूल दिया गया है कि वम्पस अहेड है और वम्पस अलाइव है, तो आपने उसको शूट करना है। ठीक है, अगर कोई आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे वम्पस अहेड एंड वम्पस अलाइव, तो आप क्या करेंगे, शूट करेंगे ना उसको। ठीक है, सो ये मॉडस पोनेंस की एग्जांपल है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई इशू तो नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने मिस कर दिया है शुरू से काइंडली वो इसकी वीडियो प्लीज देख लीजिएगा।
क्योंकि पेपर में से एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आता। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक नया रूल है एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, वो जो एंड रिमूव किया था वो वापस डाल देते हैं कि वंपस अहेड भी है, वंपस अलाइव भी है, तो बीच में एंड डाल दो। फिर और इंट्रोडक्शन है, ये भी एक रूल है। और ये सारे रूल जो हैं ये प्रेजेंटेड रूल्स हैं, ये आपको लिटरेचर में मिलेंगे, ये ऐसे नहीं है कि मैंने खुद से बना लिया। फिर है आपके पास डबल निगेशन। डबल निगेशन जब भी होती है वो वैल्यू दोबारा से आ जाती है। फिर आपके पास है जी यूनिट रेजोल्यूशन। यूनिट रेजोल्यूशन को भी अगर आप सॉल्व करें, ठीक है, अल्फा और बीटा एंड निगेशन ऑफ बीटा, तो क्या होगा, बीटा और बीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा एंड निगेशन ऑफ बीटा रह जाएगा, एंड सिंप्लीफिकेशन करके आप इसको खत्म कर देंगे और अल्फा को अपने पास रिटेन कर लेंगे। ठीक है, फिर ये एक रूल है। ठीक है जी, इसमें आप इन दोनों को ऐड करें या इन दोनों को ऐड करें, आपके पास ये रिजल्ट। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल भी गिवन है। अच्छा जी, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको हमने खुद से सॉल्व करना है, और इसी तरह का क्वेश्चन जो है सेम वो आपको पेपर में भी आएगा। ठीक है जी, अच्छा ये जो R1 R2 अप टू R10 लिखे हुए हैं, दे आर रूल्स। रूल्स मतलब कि ऐसे रूल्स भी हो सकते हैं जो हमने खुद डिफाइन किए हैं, और ऐसे रूल्स भी हो सकते हैं जो कि हमें यहाँ पिक्चर से मिल रहे हैं, और ऐसे रूल्स भी हो सकते हैं जिनको हमने सॉल्व करके फाइंड किया। ठीक है, सो पहला रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, R1 1 में फिट नहीं है। इट इज प्रीटी क्लियर कि R1 1 में फिट नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा रूल क्या कह रहा है, अगर 1 1 में ब्रीज होती, इफ एंड ओनली इफ उसके एडजेसेंट सेल्स के अंदर फिट होता, ऐसा ही है। इसी तरह से उसने 2 1 के ऊपर बात की हुई है। ठीक है, और वो कह रहा है कि जी 2 1 के अंदर फिट होती इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर या यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर या इधर, इधर अगर फिट होती तो तभी वहां पर ब्रीज होती। ठीक है, अच्छा तो ये चीजें हमने ये दोनों देख ली। बाई कंडीशनल पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसको बाई कंडीशनल की बनाते हैं। तो ये भी हमें पता है यहाँ पर कि ब्रीज ही नहीं है, ना फिट है 1 1 पे, ना ही ब्रीज है, ये पता है ना हमें। ये देखें सर, अगर आप साथ में डायग्राम देखते हैं तो आपको पता चल रहा है। ये बाई कंडीशनल वाला डब्बा जी ऑनलाइन तुम्हारा क्वेश्चन जी, क्या क्या बोल रहे हैं आप, आवाज नहीं आई मुझे। मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है बेटा बहुत ज्यादा। आप क्या कह रहे हो, आगे समझ। अच्छा, अब यहाँ पर देखो आप कि ये चीज भी हम निकाल सकते हैं डायग्राम से कि 1 1 पे ब्रीज नहीं है। ठीक है, और ये चीज भी हम डायग्राम से निकाल सकते हैं कि 2 1 पे ब्रीज मौजूद है। ठीक है, 2 1 के ऊपर हमारी ब्रीज जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये कहाँ से आया, ये रूल नंबर 6 कहाँ से आया। रूल नंबर 1 से लेके 5 जो है ना वो हमने इंफॉर्मेशन को देख के बनाया। रूल नंबर 6 जो है ना, रूल नंबर 1 और 5 को यूज करते हुए हमने बनाया।
दोबारा से सोचें। बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा है कि रूल नंबर 6 हमने बनाया है रूल नंबर 1 और 5 में से किसी रूल को यूज करते हुए। ये नई चीज नहीं है, ये हमने बनाया है उन सबको यूज करते हुए। बाय कंडीशनल। तो हमने क्या किया जी, रूल नंबर 6 कैसे आया है, हमने सिंप्लीफाई कर लिया है रूल नंबर 2 के बाय कंडीशनल को। और बाय कंडीशनल क्या होता है जी, वन साइडेड नेगेशन एंड दूसरी साइड ऑफ नेगेशन। ठीक है, सो यही चीज आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है। B11 implies P fit in 1 2 और fit in 2 1 and this thing implies this। ठीक है, ये उल्टा नहीं लिखा हुआ, ये एक ही डायरेक्शन में लिखा हुआ है, लेकिन ये होता है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब ये रूल नंबर 7 जो है ना, ये रूल नंबर 6 को यूज करते हुए आया। कैसे आया? रूल नंबर 7 रूल नंबर 6 में से निकला जी। दोनों में एक बात लिखी हुई है, एंड इम्प्लीकेशन हमने यूज किया। एंड इम्प्लीकेशन यूज करते हुए हमने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और इसको हमने रिटेन कर दिया। अच्छा, रूल नंबर 8 जो है वो रूल नंबर 7 से आया। जी हमने इम्प्लीकेशन को कॉन्ट्रापोजिशन में चेंज कर दिया। ठीक है, मैं आपको रूल दिखाती हूँ, या आप रूल देखें। क्या मसला क्या है इसको? ये रूल अगर आप देखें, कंट्रापोजिशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने साइन चेंज कर दी है, अल्फा बीटा के साइन चेंज कर दिए, अल्फा बीटा की पोजीशंस चेंज कर दी। और यहाँ पर आकर भी अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, R7 और R8 में क्या फर्क है कि R7 की पोजीशंस चेंज करती है और R7 के साइंस चेंज करती है। कंट्रापोजिशन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, R9 जो है वो R8 से निकला है, R9 जो है वो R8 से निकला है, और ऊपर कोई और रूल है उससे निकला, R4 से। कैसे? नहीं, दोनों को कैसे, दोनों को क्या किया, दोनों के क्या रूल? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, लेकिन कोई और रूल यूज किया है। हमने बेसिकली क्या किया है, हमने R8 और R4 इन दोनों के ऊपर मॉडस मोनन्स अप्लाई किए। मॉडस मोनन्स क्या कहता है, अल्फा इंप्लाइज बीटा एंड अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, तो अल्फा आपके पास ये था, इंप्लाइज बीटा आपके पास ये था, एंड आपके पास अल्फा दोबारा से ये था, और बीटा आपके पास ये था। सो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा अब R9 के ऊपर आपने कोई रूल अप्लाई किया है तो R10 डी मॉर्गन्स लॉ आपने लगाया है, नेगेशन अंदर चली गई है, रूल चेंज हो गया है। अब ये जो R10 है ये आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। 1 2 में भी फिट नहीं है और 2 1 में भी फिट नहीं है। ठीक है, तो अभी वो जो सारा हमने बैठ के खुद से सॉल्व किया था देख देख के, अगर हम कंप्यूटर से कहेंगे तो वो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे।
ठीक है, अब उसने ये रूल इस्टेब्लिश कर लिया है कि यहाँ पर कोई पिट नहीं है, यहाँ पर भी कोई पिट नहीं है, ये उसको सेफ मार्क कर देगा। फिर वो क्या चेक करेगा कि जी अच्छा यहाँ पर स्टेंच आ रही थी, फिर वो डिटरमिन करेगा कि बम्पर्स कहाँ पर है, पिट्स कहाँ पर है, अपनी सारी लोकेशंस मार्क करेगा और फिर वो गोल तक जाने का एक पाथ आपको बता देगा। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यही इसी तरह का एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं, इसी तरह का सेम एक क्वेश्चन आना है, ठीक है, पेपर में इसकी तैयारी करके आना। अच्छा, फॉरवर्ड चेनिंग है, ये सिर्फ मैं तुम लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम लोग जो हो ना वैसे ही शॉक में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो कि पेपर ऑनलाइन की बजाय कैंपस में, ठीक है, और धरना भी नहीं देने दिया इस दफा। मैंने सुना कार्ड्स ने घंटे उठाए हुए थे बड़े-बड़े। अच्छा, अभी यूनिवर्सिटी के हाथ में। मैंने ये भी सुना है कि एक इमरजेंसी डीसी कमेटी लग रही है। जी मैंने ये भी सुना है कि एक इमरजेंसी डीसी कमेटी लग रही है और वो उन केसेस को देखेगी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। सो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मना करती हूँ कि प्लीज इस तरह की एक्टिविटीज में, चाहे आपका जितना मर्जी दिल करे, इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व ना हो, ठीक है जी। अच्छा जी, सो ये है फॉरवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग का मतलब ये है कि आपको कुछ रूल्स दिए होते हैं और आपने उस रूल से कंक्लूजन निकालना होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन है कोई ऑनलाइन स्टूडेंट से? कोई क्वेश्चन? मैम वो कुछ स्लाइड्स अपलोड नहीं हुई, वो काइंडली अपलोड कर दीजिएगा। मैं अभी कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फॉरवर्ड चेनिंग जो है ये आप भी करते हैं, डेली लाइफ में भी करते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो लॉजिकल एजेंट्स हैं वो भी करते हैं, ठीक है। इसको जरा काइंडली रीड करें, ये जो सारा आपको दिया हुआ है, और उसके बाद आपने मुझे ये बताना है कि फ्रिट्ज जो है वो कौन सा एनिमल है। जी पहले वाला होगा। और फ्रिट्ज कौन सा एनिमल है? फ्रॉग है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम फॉरवर्ड मूव किए, ठीक है। देखिए, इफ जहां पर लिखा होता है और देन जहां पर लिखा होता है, ठीक है, जब भी आपके पास ये कंडीशनल होते हैं ना चीजें, उसमें एक चीज को हम कहते हैं प्रेमिस और दूसरी चीज को हम कहते हैं कंक्लूजन, ठीक है। सो हमने कहां पर मूव किया, हमारे पास प्रेमिस की इंफॉर्मेशन गिवन थी और उससे हमने कंक्लूड किया है अपना कंक्लूजन, इसको कहते हैं फॉरवर्ड चेनिंग, ठीक है। एक चीज होती है बैकवर्ड चेनिंग, ठीक है। अब आप एक एज्यूम करें कि आपको किसी ने एक पेट गिफ्ट किया है, उस पेट का नाम है फ्रिट्स, वो एक बंद डब्बे में आया है, आपको ये नहीं पता कि जो उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं, मतलब उसका कलर क्या है, आपको ये नहीं पता कि फ्रिट्स जो है वो ग्रीन है या नहीं, लेकिन आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं फ्रिट्स की वो पता है, ठीक है। सो आपको ये पता नहीं है कि उसका कलर जो है वो ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, लेकिन आपको ये पता है कि उसकी ये प्रॉपर्टीज जो हैं, ये प्रॉपर्टीज उसके अंदर मौजूद है। अब अगर आप इसको रीड करेंगे तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से डिटरमिन करेंगे कि फ्रिट्स जो है वो कौन सा एनिमल है? अब हमने कलर, हम देखना चाह रहे हैं कि क्या वो ग्रीन है या नहीं है। हम ग्रीन से करेंगे, हम ग्रीन पे जाएंगे, बिकॉज फ्रॉग है या नहीं है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि वेदर इट इज ग्रीन और नॉट, ठीक है। तो हमने पहले ग्रीन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि देखिए इससे ऊपर अगर कोई 7-8-100 कंडीशंस लिखी होती तो आप सारों के साथ ना मिला मिला के चेक करते हैं। आपने चेक करना है कि वो ग्रीन है या नहीं, तो आप पहले ग्रीन को देखेंगे, क्योंकि अगर वो ग्रीन हो गया वेल एंड गुड, अगर वो ग्रीन नहीं है तो फिर आपको रेस्ट ऑफ द सारी कंडीशंस में जाना है। अच्छा, अगर वो ग्रीन है तो वो एक फ्रॉग है, ठीक है। अगर वो फ्रॉग है तो फिर आपने इधर आकर देखना है, ठीक है। अब आपने देखा कि वो क्रॉप करता है और वो फ्लाई ईटर है, तो आपने कंपेयर किया इसके साथ और आपको पता चल गया कि डेफिनेटली उसका कलर ग्रीन होगा, क्योंकि उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज मौजूद है, और हमने ग्रीन को बैक ट्रैक किया,
ठीक है, ग्रीन से फ्रॉग, फ्रॉग से इधर और इधर से इधर, ठीक है। फ्रिज उसका नाम है, पेट का नाम। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? अच्छा, ये लास्ट चीज है, ये लास्ट प्रॉपर्टीज है प्रेडिकेट्स की, यानी जो हम सारा लॉजिकल चीज पढ़े हैं इसकी ये लास्ट है। एक आर्गुमेंट वैलिड कब होता है? जब उसका कंक्लूजन जो है फॉलो करता है प्रेमिस को, ठीक है। जैसे हमने कहा था ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, सोक्रेटिस इज मोर्टल। तो हमने एक लॉजिकल बात की, ठीक है। हमने कहा है कि सारे दुनिया के जो बंदे हैं, इंसान हैं, वो मोर्टल है, सोक्रेटिस भी एक इंसान है तो वो भी मोर्टल है, यानी कि एक लॉजिकल सा रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। साउंडनेस का मतलब होता है कि आर्गुमेंट वैलिड भी हो और उसकी सारी कंडीशंस ट्रू भी हो, ठीक है। अगर उसकी कंडीशंस प्रेमिसेस ट्रू नहीं है तो वो आर्गुमेंट जो है वो साउंड नहीं। कंप्लीटनेस तब होती है जब आपको उसका कंक्लूजन निकालने के लिए और कोई रूल ना चाहिए, ठीक है। इसी एग्जांपल देखते हैं। ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। क्या ये वैलिड है? वैलिड है, क्योंकि लॉजिकल रिलेशनशिप है इसका अपने प्रेमिसेस का अपने कंक्लूजन से, ठीक है। क्या ये साउंड है? साउंड की ये डेफिनेशन कि उसकी तमाम प्रेमिसेस ट्रू भी हैं। क्या इसके तमाम प्रेमिसेस ट्रू हैं? ऑल मैन आर मोर्टल हैं, सोक्रेटिस इज अ मैन है, ट्रू है दोनों, दैट मींस के ये साउंड भी, ठीक है। फिर आ जाती है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस कहती है कि क्या आप बगैर किसी और इंफॉर्मेशन को यूज किए हुए कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप बगैर किसी और चीज को यूज किए हुए कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो ये कंप्लीट भी है, ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ, इसको पढ़ें और मुझे बताएं कि ये वैलिड है। ये वैलिड है। पेंगुइन नहीं कर सकते, लेकिन लॉजिकल रिलेशनशिप तो है ना प्रेमिस का और कंक्लूजन का, ठीक है, तो वैलिड होगा। साउंड होगा? साउंड नहीं होगा, क्योंकि ये वाली जो एक प्रेमिस है, कंडीशन है, ये फॉल्स है। तमाम ऑर्गेनिजम्स विद विंग्स दे आर नॉट एबल टू फ्लाई, ठीक है। सो ये साउंड नहीं है, कंप्लीट है। देखो इसका कंक्लूजन ही रॉन्ग है, पेंगुइन्स कैन फ्लाई। पेंगुइन नहीं फ्लाई कर सकते, पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई। नहीं, वो फ्लाई नहीं करते, वो जंप्स कर रहे होते हैं। हैप्पी फीट नहीं देखी कभी? हैप्पी फीट नहीं फ्लाई कर सकते, क्योंकि ये देखो, इसको कंक्लूजन ठीक देने के लिए, इसका कंक्लूजन एक ऐसा ठीक देने के लिए हमें और रूल्स की जरूरत है, ठीक है जी। इतने इतने से होते हैं, इतने बड़े लंबे होते हैं, ज़राफ़े होते हैं ना, पेंगुइन नहीं होते, ज़राफ़े होते हैं। तुम रह के आए हो उनके साथ? मीम्स देखने की बजाय ना, अगर तुम नेशनल ज्योग्राफिक देख लो तो ज्यादा अच्छा। अच्छा जी, किसी का कोई इशू या कोई मसला तो नहीं है ऑनलाइन में स्टूडेंट्स में? मैं अभी आप लोगों के वो भी स्लाइड्स भी अपलोड कर रही हूँ। ये जो आज मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम्स में, सो प्लीज याद रखिएगा। बाकी आई थिंक एग्जाम का मैं आप लोगों को सिलेबस बता चुकी हूँ। मैं एक बार यही लिखे जी, क्लियरली लिखूंगी, आपकी तरह मेरी हैंडराइटिंग वैसे भी नहीं जी, आपकी तरह नहीं है मेरी हैंडराइटिंग, मैं क्लियरली मैम आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। मैम हमारे सेशनल मार्क्स कब तक अपलोड हो जाएंगे?
बेटा आज इस वीक में हो जाएंगे, कल हो जाए या परसों हो जाएंगे, क्योंकि मिड जो है वो चेक हो चुके हैं काफी हद तक, एक्टिविटीज भी सारी चेक हो चुकी है। ठीक है, शायद मार्क्स एंट्री रह गई होगी, क्विजेस भी चेक हो चुके हैं, हर चीज चेक हो चुकी है। मिड्स शायद थोड़े से रहते हैं अभी, बल्कि मेरे ख्याल से हो गए हुए हैं, मार्क्स एंट्री रह गई है, हो जाएंगे इस वीक में, फिक्र ना करें। अच्छा जी, सो फाइनल का सिलेबस जो है किसकी वेटेज देती है? सर्च प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। सर्च प्रॉब्लम्स वो हैं, वो जो था ना अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट से हमने बाहर जाना है, पैकिंग करनी है, ए स्टार आएगा और ए स्टार जो है वो गेम्स वाला भी आएगा। ठीक है, लेकिन वो जो 270 तुम लोगों ने बना दिया था ना, वो नहीं दूंगी। अच्छा, उसके बाद आएगा मिन मैक्स के बाद आएगा जी मुझे पता है एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन आएगा, जेनेटिक एल्गोरिथम आएगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आएगा, लॉजिकल एजेंट्स आएगा। एसी वाली मैंने नहीं की हुई, मैं देख लेती हूँ, मैं अभी कर देती हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, अभी आप लोगों के पास एक हफ्ता मजीद है। नेक्स्ट वीक में रिवीजन की क्लासेस रखनी है कि नहीं रखनी? ये देखिए यहाँ पे मैंने फाइनल का सिलेबस अपलोड कर दिया। ठीक है, और नहीं सर्च प्रॉब्लम में आपकी आती है जी स्टार्टिंग स्टेट, एंडिंग स्टेट, स्टेट स्पेस और सर्च वो वर्ड स्टेट लिख देती हूँ। ये कौन था? फिर कौन थे? ठीक है जी, ये है, ये आपका वो आ गया। और मेटा ह्यूरिस्टिक्स मैंने नहीं अपलोड किए, मेटा ह्यूरिस्टिक यहाँ पे नहीं पड़े हुए। एएनएन अपलोड किया हुआ नहीं? अपलोड किया हुआ है यहाँ पे? एएनएन अपलोडेड है, मेटा ह्यूरिस्टिक नहीं है, वो मैं कर दूंगी। ठीक है, अच्छा मैंने तुम लोगों की अच्छा एक्टिविटी तो सबको सेम दी थी। ठीक है, सही है। और अब नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करनी है, आप लोगों का सिलेबस भी खत्म हो गया है, लेक्चर्स भी खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करनी है। आना है किसी ने कि नहीं आना? तो विलिंग है तो मुझे बता दें, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो आ जाऊंगी। अगर आपने घर से बैठ के करनी है, घर से बैठ के कर लेते हैं, मैं क्लास में आ जाऊंगी, जूम हम खोल लेंगे और देख लेंगे। करवा देंगे, एक दो टॉपिक्स रिवाइज करवा देंगे, ऑनलाइन करवा देंगे। मैं ऑनलाइन करवा दूंगी, लेकिन ये ना कि मैं बैठ बैठ के मैं पीएटी करती रहूं और आप लोग आए ना जी। नो मैम हम आ जाएंगे मैम, हम E3 अटेंड है कर ना? लेंगे ऑनलाइन। ठीक है जी, E5 है। मैं वेट करूंगी आप लोगों का फर्स्ट 20 मिनट्स तक ऑनलाइन। ठीक है, आप लोग क्लास में आना चाहते हैं बेशक क्लास में आ ठीक है जाए, मैम। मुझे कोई मसला नहीं है, आप लोग बेशक क्लास में आ जाए। क्लास के टाइम के ऊपर मैंने क्लास से ही आकर लेनी है, क्लासरूम से ही मैंने वो लेक्चर लेना है, तो आप जो हैं ऑनलाइन आ जाए या क्लास में आ जाए, मैं 20 से 25 मिनट इंतजार करूँगी। ठीक है, अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स मौजूद होंगे तो हम उसको कंडक्ट कर लेंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर मैं चली। ठीक है जी, आतिका सलीम, अब्दुल मनान, अबू उबैद नहीं, अच्छा अब्दुल मैम अच्छा अब्दुल मुईद, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, कौन अब्दुल रहमान है?
अबू उबैद, Present, ma'am. अगर तुम आए तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी। अहमद दाऊद, एहतशामुल हक, बुशरा, प्रेजेंट मैम। फातिमा, फातिमा, गुलरेज, अच्छा मुबश्शिर, मुबश्शिर, असल आपकी टर्न आती है तो मैं आपकी टर्न लिस्ट लगाऊंगी। असद, मैम कशफ मुईन, कशफ सलीम, कशफ सलीम भी नहीं है। खाकान, हारिस, उसामा, मोहसिन फारूक, मुदस्सिर फारूक, Present, ma'am. Present. कौन प्रेजेंट है? कौन सी कशफ? Ma'am, Kashaf Slim present. हैदर वहीद, असनान, मुदस्सिर फारूक, प्रेजेंट मैम हैदर वहीद, हमजा शफीक, हारिस, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद मौज, मुबश्शिर अजीम, रिजवान, शाहजेब अली, प्रेजेंट उसामा वहीद, उसामा वहीद, यलमाज, प्रेजेंट मैम। निशान फयाज, यस मैम जुबैर, मोहम्मद जुबैर, नसीबुल्लाह, उसामा तारिक, सना हमीद, शालीम, सना अभी तो थी यहाँ पर, सलीम, शालीम प्रेजेंट सना भी है, शाह गनी, प्रेजेंट मैम तलहा मजीद, उसामा हसनैन, उस्मान बशारत, जुबैर मोहम्मद। प्रेजेंट मैम। मैम मोहम्मद उसामा नहीं, कौन? मोहम्मद उसामा, मोहम्मद मोहम्मद उसामा? उसामा 242। एक्सक्यूज मी मैम, फातिमा इज प्रेजेंट। फातिमा अभी तशरीफ लाई है, जी मैम। अभी तशरीफ लाई हैं आप? मैम मैं स्कूल में थी, भाई के स्कूल में, इसलिए। भाई के स्कूल में तुम क्या करी थी? यस मैम, ये मोहम्मद उसामा नहीं। मैम एडमिशन के लिए आई थी, इसलिए। अच्छा अच्छा, और फातिमा रहेगी। क्या जिशान से कहना था? अली तो तुम ऑनलाइन हो ना, तुमसे हम कहेंगे। मैम हमारा जो पेपर होगा फाइनल वो मिड एग्जाम की तरह होगा, ये तो थोड़ा चेंज होगा। जैसे एक्टिविटीज आती है वैसा ही होगा। और क्वेश्चन है किसी का? नहीं तो एंड करते हैं। चलो जी, थैंक यू सो मच।